उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। आज से विविध भारती के श्रोताओं के साथ अपनी सुनहरी यादें बांटेंगी सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री माला सिन्हा। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। तो आइए सुने फिल्म अभिनेत्री माला सिन्हा से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की तीसरी और अंतिम कड़ी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। माला सिन्हा जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। माला जी, आपने फिल्मों में नायिका की भूमिका निभाई और आपकी बहुत सारी फिल्मों में खलनायिका रही शशिकला जी, और कई फिल्मों में तो उन्होंने आपको बहुत ही बुरी तरह से तंग किया। नहीं जी, बहुत अच्छी औरत है, बहुत वो उनका रोल ऐसा है ना, आदमी शी इज वेरी गुड, पर तंग कभी नहीं करे। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, डू यू नो? ओह वेरी गुड फ्रेंड, वी शेयर गुड रेपो, बहुत अच्छा है हम दोनों का। और वो स्क्रीन में तो देखो, अभी प्राण को कितना बुरा कहते हैं ना। जी जी। अरे अरे हमारे काठमांडू में अगर जिस दिन दाल बहुत गंदा बनेगा ना, नौकर अच्छा नहीं बनाया, मिर्ची डाला, नमक, अरे प्राण दाल बना दिया, दाल का नाम ही प्राण हो जाता, विलेन दाल। हाँ, इतना उनका रिपुटेशन एज ए कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन, बट एज ए ह्यूमन बीइंग मैं तो पर्सनली उनको जानती हूँ ना, इकट्ठे काम किया, पार्टी में मिले, बहुत ही अच्छे, नेक, शरीफ, कम बोलने वाला, लेडीज को देख के खड़े हो जाने वाला, जो लेडीज को गोद में बैठाते पिक्चर में क्या क्या करते ना मस्ती, इतना अच्छा। तो ही ना आर्टिस्ट ना, बस सही है। जो तुम नहीं हो वो करके दिखाओ तभी ना माने। शशि में भी यही बात है, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। उसकी मुझे एक पिक्चर नहीं भूलती, क्या पिक्चर का, बंगाली डायरेक्टर थे सत्यन बोसु के, वो विधवा फूफी होती है, बहुत सताती है, कम डराया है उसने मुझे गुमराह में, जहाँ भी जाओ चाबी लेके आ जाती है। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने पहचाना, आप बैरिस्टर अशोक के धर्म पत्नी हैं। क्या चाहिए आपको? अपने मन से जी नहीं भरता जो दूसरों पे डोरे डालती फिर क्या बकती हो? बकती नहीं मेम साहब, फरमाती हूँ। मुझे मालूम है इस वक्त तुम कहाँ से आ रही। आजकल राजेंद्र के साथ बड़े जोरों से आशिकी चल रही है। मैं बिल्कुल नहीं जानती तुम कौन हो, रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। जरूर जाना होगा, पतिदेव अपनी सीता की राह देखते होंगे, घर में बहुत बड़ी पार्टी होगी, बड़े बड़े लोग आने वाले होंगे, और मेरे सावित्री सन थन धुल धुला के अपने मेहमानों का ऐसे स्वागत करेगी जैसे बड़ी आदर्श पतिव्रता स्त्री हो। आखिर तुम क्या चाहती हो? क्यों इस तरह की बातें करती हो? कमीनी, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा घर उजाड़ दिया, और पूछते हैं क्यों ऐसी बातें करती है? तू जिसकी बगल से उठ के आ रही है वो मेरा पति है। तुम्हारा पति राजेंद्र? हाँ राजेंद्र, तुम्हारा प्रेमी। ये झूठ है, राजेंद्र की शादी नहीं हुई। तुमने मुझे कभी नहीं बताया। हाँ, ऐसी बातें कोई किसी को बताता है? तूने बता दिया अपने पति को राजेंद्र से प्रेम करती है। जिस तरह आज तक तू छिपाती रही है, उस तरह वो भी छिपाता है, मगर आज मैं तुम दोनों का भांडा फोड़ के रहूं। अरे मेरे पास गुमराह कैसेट है, मैं हमेशा देखती हूँ, जब भी देखो मुझे नया लगता है। उस जमाने बनी वो पिक्चर आज बननी चाहिए।
इन हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। रुक ना पाऊं मैं, हिचकी आऊं मैं, रुक ना पाऊं मैं, हिचकी आऊं मैं, दिल को जब दिलदार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आहा हा, तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में। तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में। तेरे दम से मेरी हस्ती झूले चाहत के झूलों में। मचली जाए शोख मंगे, मचली जाए शोख मंगे, दो बाहों का हार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आहा हो 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 हो। आहा हा। दिल में तेरे, दिल की धड़कन, आँख में तेरी आँख का जादू। दिल में तेरे, दिल की धड़कन, आँख में तेरी आँख का जादू। लब पर तेरे, लब के साए, सांस में तेरी सांस की खुशबू। जुल्फों का हर बीच बुलाए, जुल्फों का हर बीच बुलाए, आंचल का हर तार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आहा हा, ओ हो हो, लाख बलाएं सर पर टूटे, अब ये सुहाना साथ न छूटे। लाख बलाएं सर पर टूटे, अब ये सुहाना साथ न छूटे। तन से चाहे जा छूट जाए, हाथ से तेरा हाथ न छूटे। मुड़ के तकना ठीक नहीं है, मुड़ के तकना ठीक नहीं है, अब चाहे संसार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो।
चोपड़ा साहब ने हमेशा टाइम के अहेड उन्होंने पिक्चरें सोची, सब्जेक्ट सोचा। ऐसा लगता कि वो प्रोफेसी करते थे, ऐसा आने वाला है जमाना। कोई भी पिक्चर बनाई ऐसे जैसे प्रॉफिट लोग, संत लोग पहले ही देखते हैं ना, दूरदर्शी, कि कल ही ऐसा होने वाला है, पति को डिच करके दूसरा बॉयफ्रेंड के साथ। आज वही तो है। अब धूल का फूल देख लो ना, जी हाँ, जी हाँ। टाइम से पहले अहेड उन्होंने, आज वही सब तो हो रहा है। ये सब आज के सब्जेक्ट है, और कब उन्होंने सपना देखा, कब उन्होंने बनाया। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। उनका थिंकिंग जो है मोर मॉडर्न, अहेड ऑफ टाइम। ये जो जीनियस मैन जो जिनका नाम बी.आर. चोपड़ा, मैं क्या बोलूं। और अपने आर्टिस्ट लोग को क्या केयर से रखता है, ऐसा लगता है कि जैसे फूलों की सेज में। उनकी जुबान बहुत, और काम क्या समझाते हैं। वो एक्ट कभी करके नहीं दिखाते सेट पे कि तुम ऐसे देखो ऐसे चलो ना, इतना थॉरोली समझाते हैं कि उनकी पिक्चर में देखिए हर एक एक्टिंग बहुत बहुत ही अच्छा होता है। तुम्हें देखता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ, तस्वीर को भी और अपने आप को भी। ये बात है तो एक दिन मुझे भी भूल जाओगे। तुम्हें भूल जाऊंगा तो जीऊंगा कैसे। तुम मेरे गीतों की जान हो मीना, मेरी कला हो, मेरी आत्मा हो। तुम्हें कभी सुबह के नूर में देखता हूँ, कभी रात की चांदनी में। तुम एक जादू हो, एक नशा हो जो मेरी रूह पर छा गया है। कवि महाशय, आसमान से धरती पर उतर आइए और मेरी तस्वीर पूरी कीजिए। मीना, अब मैं तुमसे एक पल भी जुदा नहीं रह सकता। तो क्या तुम्हारे साथ भागाऊं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो फिर जो दुनिया का दस्तूर है वो करो। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही करूंगा। मैं कल ही तुम्हारे पापा से मिलने आता हूँ, सुबह सवेरे। चोपड़ा साहब बहुत पढ़े लिखे इंसान है, फिल्म जर्नलिस्ट थे। हाँ, पढ़े लिखे इंसान है। जब तक एजुकेशन पेट में नहीं होगा तो बात बाहर नहीं आएगा। और उनके कई पिक्चर में देखिए सब मैसेज परफेक्ट। मीना, औरत का दूसरा नाम घर है। औरत भटकती है तो उसके साथ साथ पूरा घर भटकता है, पूरा खानदान बिगड़ता है, पूरा मुल्क, पूरी कौम, पूरी नस्ल गुमराह होती है। तो मुझ सीमा से बाहर जा रही थी जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, जिसे अपवित्र करने का अधिकार किसी औरत को नहीं। और कहीं भी आजकल के जो देखते हैं ना हम लोग, छिचोरी बातें नहीं मिलेगी आपको। अब बागवा बनाए, उन्हीं का प्रोडक्शन है, तो उनका भी तो हाथ रहा होगा, उनका भी तो निगरानी रही होगी। वहाँ के बागवान भी रहे होंगे ना, बागवान के। तो चोपड़ा साहब भी बागवान थे बोल के तो बागवान बनी इतनी अच्छी। मनोज जी, पर एक चीज मैंने और सुनी है आपके बारे में कि उन दिनों जब आप पीक पे थी, अमूमन नए लोगों के साथ में काम करने के कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं लेती थी। देखिए, आपको सब कैसे मालूम, जो मैं भूल गई उनको सब मालूम। संजय खान, जितेंद्र, क्यों धर्मेंद्र ही, अनपढ़ में बापड़े। अब क्यों मनोज कुमार, वैजयंती माला ने बोला मैं इनके साथ डॉक्टर विद्या में काम नहीं करूंगी। वैजयंती का फोन आया जब उसने सुना माला सिन्हा ने हाँ कर दी अपने हरियाली और रास्ता के लिए। अरे माला, यू आर वर्किंग विद वैजयंती का फोन आया। यस, व्हाई नॉट, ही इज एन आर्टिस्ट। नहीं, ही इज न्यू कमर, ऐसा बोली। सो व्हाट, आई वाज न्यू कमर व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर। मैं भी तो न्यू कमर थी ना, मैं कोई बन बना के तो नहीं आई थी। मेरे को सबका सपोर्ट मिला, राज साहब का सपोर्ट मिला, देव जी का सपोर्ट मिला, चोपड़ा साहब का सपोर्ट, गुमराह का सपोर्ट मिला, यश जी का सपोर्ट मिला। यश जी फर्स्ट डायरेक्शन है धर्मपुत्र। आई वाज द फर्स्ट हीरोइन ऑफ हिज फर्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर। फिर ये कैसे हुआ? ये कहानी तो बहुत लंबी है, मैं आपको कम से कम अल्फाज में सुनाती हूँ। उनका नाम जावेद है, वो मुझे पढ़ाने आया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों में मोहब्बत हो गई और हम दोनों जज्बात की राह में बह गए। तभी ना आज माला सिन्हा बनी। तो हम इनको नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा? डोंट से ही इज अ न्यू कमर, मैंने ऐसा बोला। आई वाज आल्सो न्यू कमर, आई विल वर्क। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि सुबह से आप कहाँ थे? जरूरी काम था मुझे। जरूरी काम था। कारोबार पिताजी संभालते हैं और ये घर मैं संभालती हूँ। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आपको कौन सा जरूरी काम था? क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझसे ये पूछने वाली आप कौन होती हैं? अच्छा जी, मैं कौन होती हूँ? जी हाँ, बोलिए ना, आप कौन हैं? आप मेरी अपनी बनती और आपके पिताजी पराये बने हुए हैं। समझते हैं कि वो एक तनख्वाहदार मैनेजर हैं, ट्रस्टी हैं। कहते हैं कि उनकी पोजीशन छोटी है मुझसे। अच्छा, वो सच्ची तो कहते हैं। और तुम्हारी पोजीशन? मेरी पोजीशन?
मैं तो अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। एक बहुत बड़े साहब एक बहुत बड़े बंगले में अकेले बेसहारा रहते हैं। उनकी देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी दे रही हूँ। ड्यूटी 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 के लफ्ज़ से तंग आ गया। मुझे ड्यूटी नहीं, कुछ और चाहिए। मेरा मतलब है शोभना, मुझे आत्मा चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। तो क्या इंग्लिश में समझाऊं? मुझे ड्यूटी नहीं, ब्यूटी, आई मीन ब्यूटी ऑफ सोल चाहिए मुझे। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये न्यू कमर वो नहीं। मैं सोची तो मैं भी नहीं न्यू कमर थी। मेरे साथ इन लोगों ने तो वेंचर किया। देवर भाभी कर रही थी, राजेंद्र कुमार, बलराज जी मेरे हस्बैंड हुए थे, देवर भाभी। ये राजेंद्र मेरा देवर बना। जब साइन हुआ तब पहले वाले मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। अरे बाप रे, फैंटेसी पिक्चर, एकादशी, भक्ति पिक्चर, क्या बोलते उसको, पौराणिक भगवान का फिल्म, हाँ, जिसमें निरूपा जी करती थी, हर हर महादेव, उस टाइप का। एकादशी, अरे बहुत पापड़ बेले। हाँ, मेनका बनी, स्वर्ग से उतरी, क्या त्रिलोक कपूर के गोद में जाके वो कुछ राजा बने थे। हाँ, तो ऐसा बहुत पापड़ बेले। रियासत, फैंटेसी पिक्चर। तो फर्स्ट ब्रेक मुझे मिला BC ग्रेड का पिक्चर। तब राजेंद्र भी राजेंद्र नहीं हुआ था। राजेंद्र में हम लोग सब कलीग हैं, वो भी अपकमिंग था। हार्डशिप, एक B ग्रेड C ग्रेड हम लोग कर रहे थे। एक पता नहीं देवर भाभी, कोई क्या नाम था प्रोड्यूसर का, कोई था B ग्रेड वाली, A ग्रेड वाली नहीं, बड़ा बैनर, वही तो देवर भाभी था। तो राजेंद्र भी ढूंढ रहा अच्छा बैनर, अच्छा प्रोड्यूसर, अच्छा डायरेक्टर। और मेरे भी पिताजी ट्राई कर रहे हैं, भाई मेरी बेटी को B से A पे ले जाएं, A ग्रेड में। तो उन दिनों में B ग्रेड की पिक्चर हम लोग कर रहे थे, देवर भाभी, मैं, राजेंद्र। जब मेरी साइन हुई राज कपूर के साथ, परवरिश, अरे मेरे को क्या मजाक, मेरा क्या लेक पुल किया राजेंद्र ने। हम लोग तो दोस्त थे ना, बहुत अच्छे दोस्त, जैसे घर की होती है ना। जितना मैं धर्मेंद्र से भी नहीं थी। और राजेंद्र से क्यों थी, राजेंद्र बहुत मजाकिया था, वार्म हार्टेड था। हाँ जी। असली पंजाबी सरदार लोग कैसे होता है, दिल खोल के पप्पे जी, उस टाइप के थे वो। मेरे बाबा को दादा बोल के झप्पी लेते थे। वो भी मुझे शुरू में भाभी बोलता था, क्योंकि मैं बीवी बनी थी ना बलराज जी की। अरे भाभी, अब तो तुम एक स्टेप ऊपर चली गई मुझसे, बोलते थे। बोले वो कैसे, सेट पे देवर भाभी के, अरे राज कपूर के साथ साइन किया। उनको ऐसा लगता था कि भाई माला की तो मेरा क्यों नहीं हुआ। हर एक आर्टिस्ट को होता है। अगर हम एक ही नाव पे हो तो हम चाहते हैं ना भाई हम शिप पे जाए, बड़े शिप पे जाएं, स्टीमर में चढ़े नाव से। तो उनका भी हुआ होगा ना एज एन एक्टर, पर जलस ही नहीं। उनको ऐसा लगा कि अरे तेरी भाग तो कितने अच्छे है, मैं रह गया। तो मैंने तो सो व्हाट, अरे अब तो तू हमको क्यों पूछेगी, अब तो बड़े बड़े हीरो के साथ काम करेगी, हमारे साथ थोड़ी काम करेगी। अरे चल, अभी तेरे साथ नहीं कर रही हूँ, ऐसा कैसा बोलता है तू। उसके बाद ही उनको कितने बड़े बड़े बैनर मिले। फिर वो क्या ससुराल। फिर मैंने बोला अब बोल, तू तो मुझसे आगे निकल गया, अभी तू मुझसे काम करेगा। क्या बोलती भाभी, बोलता था मेरे को। फिर बाद में उनको देखो ये मिला, दोस्त दोस्त ना रहा संगम। फिर मैंने बोला अब बोलो, राज साहब के प्रोडक्शन में कर रहे हो, मैं तो दूसरे के प्रोडक्शन में कर रही, तभी तुमको मिर्ची लग गई थी अभी। तो हम लोग वी वर जस्ट लाइक अ फ्रेंड, गुड फ्रेंड, वेल विशर। चांद चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम कहानी, चांद चकोरी की प्रेम कहानी। प्रेम जगत में है सबसे पुरानी, सबसे पुरानी। इससे पुरानी एक कहानी, तेरी मेरी आजा तुझको पुकारे मेरे गीत, जब उन्होंने पिक्चर बनाई थी ना अपने बेटे को लेकर, तो मेरी बेटी को लेने आया था पिक्चर में। बोले मेरी बेटी है तेरा बेटा। मतलब भाई मेरी बेटी तो पढ़ रही है अभी तो पिक्चर में। तब मैंने सोचा भी था कि मेरी बेटी फिल्मों में आएगी, हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, माय डियर थे, वार्म था उनमें, बहुत दिल में बहुत जोश गर्म, फ्रेंड्स लोगों के लिए जान देते थे, बहुत अच्छे। वो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे अपना सागर साहब के। खैर अभी देखिए राज साहब, मैं उनकी पिक्चर देखा करती थी छोटपन में जब मैं स्कूल जाती थी, और आई वॉज अ ग्रेट फैन एज एन आर्टिस्ट। लता जी के तो एज ए सिंगर, पर एज एन आर्टिस्ट मैं नरगिस जी की बहुत बड़ी फैन थी। राज कपूर और नरगिस को पिक्चर को देखो तो ऐसा लगता था काश कि नरगिस की जगह मैं होती। हाँ, ऐसा मुझे एहसास होता था छोटपन में। उनकी नकल में करने लगी। वो जो रिबन, वो जो था ना आवारा में, वो बांधती ना बड़े बड़े रिबन की चौड़ी, वो दम भर जो इधर मुंह फेरे, वो नाव में है ना बोट में गाना, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी, दम भर
लगता था मैं हूँ नरगिस। और जो सोचती कभी मैं नरगिस बन पाऊंगी, कभी मैं राज साहब के साथ कम पाऊँ। पता नहीं मुझे राज साहब बहुत अट्रैक्ट करते थे, पता ना उनकी फीचर अट्रैक्ट करती थी कि उनका एक्टिंग अट्रैक्ट करता था, कि उनकी वो ब्लू ब्लू नीली नीली आंखें। एक गाना है ना, कौन सी पिक्चर का, धोखा दे गई वो नीली नीली आंखें, दे गई धोखा हमें नीली नीली आंखें, तो शायद वो अट्रैक्ट करता था, आई डोंट नो। पर ऐसा लगता था कि इस शख्स के साथ तो मुझे काम करना ही है, एक्टिंग करने को मिले तो क्या। तभी हमने एक्टिंग का सोचा ही नहीं था। आई वाज स्कूलिंग, छोटी लड़की, बहुत अच्छा। और मैं एक लड़की होने के नाते फैमिली में, अब जहाँ जहाँ डैडी मम्मी जाए मेरे को जाना ही है। और मम्मी को पिक्चर देखने का बहुत शौक। डैडी को जब अपने बिजनेस से संडे को छुट्टी मिलती थी तो मेरी मम्मी का एक ही रिक्वेस्ट होता था, कुछ नहीं, हमें पिक्चर ले चल। और बीइंग वन डॉटर दे कांट लिव मी एट होम, तो मैं भी जाती थी। तो पिक्चर देखते देखते शायद मेरे दिमाग में आ गया एक्टिंग करने का, गाना गाने का, वो छा जाता ना। एक बोलता है चाइल्डहुड का इंप्रेशन जो देखता है ना वो सच्ची पड़ता है, वहीं से सोच शुरू हो जाता है मुझे क्या बनना है, क्या करना है, लाइकिंग डिसलाइकिंग। तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ, तो मैं नरगिस बनना चाहने लगी और एक्टिंग में राज कपूर के साथ करने का सपना देखने लगी बचपन से। अब भूल जाइए फ्लैशबैक को। अब हकीकत जब मुझे ऑफर आई परवरिश की, महिपत जी की मैंने रियासत की थी, किसके साथ, महिपाल जी के साथ, स्टंट पिक्चर, नाम भी रियासत। अरे वो भी एक जमाना था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, रियासत के जमाने पे आ गई। यहाँ पे देखिए वो कैसे। तो हमारी शूटिंग यही महाकाली है ना, के महाकाली के पास ही अंधेरी में। तब तो इतना गहरा जंगल, हमारे टाइम पे 57 की बात करें, मेरी तीसरी की चौथी पिक्चर होगी। हाँ 54 में बॉम्बे आई तो मेरी चौथा या पांचवा पिक्चर था। महाकाली केव में शूटिंग, आउटडोर, गाना मेरा और महिपत जी का। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि देखिए आप लोगों को तो वहाँ जाके रहना पड़ेगा। मैंने कहा बाबा हमको वहाँ जाके रहना पड़ेगा, ये महाकाली केव कैसा है, क्या बाघ भालू कुछ निकला है। हाँ तो हमारा कोई वॉइस भी नहीं कि हम नहीं रहेंगे, हम वापस आएंगे। तो हमने कहा ठीक है हम रहेंगे। बाबा ने भी कहा अपकमिंग ना, अभी हम डिमांड भी नहीं कर सकते कि हमारे लिए भाई इलेक्ट्रिक लाओ, हमारे लिए एयर कंडीशन लाओ, जो भाई जो मिलता है खाने को पहनने को। ये हालत मेंटली। वहाँ जाके हमको ले गए, वो भी क्या यूनिट के साथ, ड्रेस मैन, ड्रेस का डब्बा, मेकअप मैन, क्योंकि मैं अपकमिंग थी ना, मेरे 2-3 ही पिक्चर और वो भी सब फ्लॉप पिक्चर थी। बादशाह एकदम सुपर डुपर फ्लॉप, रियासत सो एकादशी सी ग्रेड। अब माला सिन्हा सी ग्रेड में कैसा नाम चमकाएगी, ए ग्रेड में आएगी तो तभी ना, जब नाम चमके ए ग्रेड में ही चमकता है। तो प्रोड्यूसर ने बोला भाई इसको काम चाहिए, हमने दिया। चलो भाई, हमने बोला चलो भाई थैंक यू वेरी मच भाई, हम स्क्रीन में नजर आए, हम इतना ही चाहते अपने आप को, अपना काम अपना जलवा दिखाएंगे, चाहे वो छोटा रोल हो चाहे बड़ा रोल हो, रुलाने का हो हंसाने का हो। तीसरे तो मैं कॉमेडी वॉमेडी सब करती थी, इसलिए करती थी कि आई वांटेड टू शो आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू कॉमेडी, आई कैन डू ड्रामेटिक, आई कैन डू इमोशनल, एनीथिंग यू गिव। आई कैन बिकम देवी ऑल्सो, अप्सरा देवी भी बन सकती हूँ, कॉमेडियन भी बन सकती हूँ, बेवकूफ का किशोरदा के साथ। चलो चले, शूटिंग शुरू हुई। मैंने सोचा पैकअप के बाद भाई प्रोड्यूसर हमको घर भेजेगा, प्रोडक्शन की गाड़ी, मेरी गाड़ी भी नहीं थी। मैं देखूं हीरो साहब महिपाल जी अपनी छोटी सी ऑस्टिन, सफेद ऑस्टिन थी वो पुराने मॉडल की, चढ़ा के आए, आके उतरे, मेकअप किया, सेट पे आए, पैकअप हो, चले गए। और मैं दूर पहाड़ी में बैठ के, हाँ मेकअप भी नहीं उतारा, बाबा और मैं देख रहे हैं। और मैं उसी वक्त सोचने लगी, मेरा सोचना मेरे डैडी को नहीं मालूम होता, अंदर ही अंदर सोच रही थी कि हे ईश्वर वो वक्त कब आएगा जब मैं इन्हीं की तरह गाड़ी में आऊंगी सुबह 9:30-10 बजे और शूटिंग करके इन्हीं की तरह बाय बाय करके लोकेशन छोड़ के अपने घर में जाके आराम से नहा धो के अपने बिस्तर में, नरम बिस्तर हो या घर के माहौल में रहूंगी। अरे वो केव में उन दिनों में कोई फैसिलिटीज नहीं। अरे खाट था, खाट टेंट भी नहीं, वो गैल्वेनिक की टीन होता ना सर्किट हाउस का जैसा, वैसा था। अब दिन को तप जाए, रात को ठंडी हो जाए, और मच्छर, अरे बाप रे, नो फैन, गर्मी का मौसम था। और इतना वो गाना था दंगे पैरों जो होता है पत्थर के ऊपर। अब कैनेरी केव में तो पत्थरी केव मतलब क्या, पत्थर को काट के तो केव बनता है। और नंगा पैर, सारा दिन पैर जल जाते थे। हाँ उफ करने की भी हिम्मत नहीं है। क्या नखरा हो गया, नखरा हो गया तो छोड़ जाओ, दूसरा हीरोइन आएगा, बोल भी नहीं सकते, चलो भाई पैर नंगा डांस करो, जल रहा है, हंस रहे, डांस कर रहे हैं। खैर चलो, पैर तो दिन भर जला, रात को तो चैन की नींद मिले ना। अरे मच्छर घूम रहा है। अभी कल मुझे शूटिंग करनी है, रात भर मच्छर काटे तो मैं उठूं कैसे सुबह, बेचारे मेरे पिताजी। और हमारे टाइम पे हम लोग आजकल की तरह लड़कियां चली जाती आउटडोर अकेले अपना ग्रुप लेके, मतलब नहीं रहता। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, या माँ होगी या बाप होंगे या भाई बहन होंगे, तो अपने लोग हो थे बोल के मैं बच गई। बाबा रात भर बेचारा मुझे पंखा झेले,
कि मेरी बेटी को चैन की नींद मिले तो कल उठ के सुबह अब 7 बजे लोकेशन में पहुंचे तो मुझे 5 बजे तो उठना है ना, गेटअप सेटअप करने के लिए, नहाने के लिए, अपनी तैयारी के लिए। ऐसे करके हमने काम किया और ईश्वर ने मेरी शायद उस वक्त की प्रार्थना जो है ना सुन ली। अरे बेचारी, इसी के सामने इसका हीरो जा रहा गाड़ी में और ये बेचारी यहाँ पे सड़ रही है मच्छर के बीच में। और खाना जो यूनिट के लिए आता था ना, चाहे वो गला हुआ गोश्त हो या कच्चा गोश्त हो, खाते थे जो दिया। नो नखरा, हमको चाइनीज चाहिए, हमको इधर का चाहिए, नो, हमने कभी नखरा किया नहीं। तो ईश्वर ने सुना होगा। हाँ। अभी सुखद की बात कर रही हूँ। राज साहब की तो मैं बहुत बड़ी फैन थी, आपको पहले ही कहा। मैं नरगिस जी की और उनकी फैन हुआ करती थी, पिक्चरें देखती थी। हाँ, और मैं सपना देखती थी कि काश कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिले। पता नहीं मुझे राज साहब में क्या कशिश नजर आता था, मुझे लगता था यही मेरा हीरो होना चाहिए। हाँ, खैर जब मुझे हकीकत में उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मैं डर के मारे मेरी बात ही नहीं निकले। अब क्या कैसे संबोधन करूं जिनको मैं इतना अपना आइडियल मानती हूँ, अपना हैंडसम हीरो मानती हूँ। नरगिस जी के बाद मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। वो मौका मुझे ईश्वर ने आज दिया। मेरा जो आशा, व्हाट आई थॉट, हाय राज साहब के साथ सबको काम कर, मेरे को क्यों नहीं मिलता। जब मिला तो मैं डर जाती हूँ। पहले तो मैंने बोला महिपत जी को मैं तो काम नहीं करूंगी, मुझसे डायलॉग ही नहीं बोला जाएगा उनके सामने। महिपत शरद को, ही इज अ वेरी ग्रेट हस्ती, बहुत बड़े डायरेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उनका एक इमेज था, ये इज अ वेरी गुड एक्टर तो है, वेरी ग्रेट डायरेक्टर। ये तो मेरा तो एक एक बात में नुक्ताची निकालेंगे, भाई तेरे को एक्टिंग नहीं है। सेट पर अगर बोल दिया अरे भाई इसको चेंज करो, इसको एक्टिंग नहीं आती, मेरी तो बैंड बज जाएगी ना इज्जत की। तो इसी डर के माने मैंने कहा बाबा महिपत जी आप किसी और को लीजिए, आई एम स्कैर्ड, गिव मी टाइम टू थिंक अबाउट इट। बोले देखो तुम्हारा सुनहरा मौका है सिन्हा साहब, समझाइए। डैडी भी गए थे ऑफिस में। तो बाबा ने कहा अच्छा करेगी, मेरी बेटी करेगी। वो ऐसे घबरा रही है, डर रही है। राज साहब है ना, पहले दिन जब सीन था और वो भी मुश्किल वाला सीन, सानू बैनर्जी डायरेक्टर, बंगाली बाबू जी। तो देखो कितना बदमाश डायरेक्टर, उनको मालूम है ना राज साहब इतने बड़े एक्टर डायरेक्टर, और हमने उनकी कितनी पिक्चरें देखी। अरे भाई वो तो हमारे लिए तो ऐसा है कि इतना नहीं, इतना बड़ा आसमान है आसमान। तो उनके सामने इतना बड़ा इतना जालिम सीन, इतना डिफिकल्ट सीन तो नहीं रखना था ना, दे दिया। और मेरा ही डायलॉग था इतना बड़ा, कौन सा आंसू भरी जो गाना होता ना, उसके पहले का जो सीन होता है जहाँ लड़की को पता लगता है ना कि वो मिरासी बन गया है, वो तवाइफ के घर में है, तो उसको जाके फटकारती है ना। काफी लंबा चौड़ा डायलॉग है, इमोशनल। पहले ही दिन मैं तो रात को मेरे को नींद नहीं, खाली रट्टा लगाऊं, खाली डायलॉग पढ़ूं, अब इस डायलॉग को किस ढंग से बोलना चाहिए। हाँ, स्क्रिप्ट तो पहले तो हमारे जमाने में स्क्रिप्ट आर्टिस्ट को मिलता था, जो स्क्रिप्ट की बात आप कर रहे थे ना, स्क्रिप्ट के बिना तो दादा मुनि भी नहीं जाते थे। उनका स्क्रिप्ट पढ़ने का, मुझे भाभी बोलती थी, शोभा भाभी, इनका स्क्रिप्ट पढ़ने का स्थान है टॉयलेट, बाथरूम, पॉटी में बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ते। वहाँ तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा ना, दरवाजा बंद कर दिया कोई, बोलते तुम्हारा दादा मुनि का तो स्क्रिप्ट पढ़ने की जगह टॉयलेट है। हाँ, तो स्क्रिप्ट दिए बिना वो ही टू स्टडी हिज रोल, यहाँ तक आगे वाला दूसरे आर्टिस्ट का भी रोल। तो हम जितने हम पुराने डायरेक्टरों के साथ, प्रोड्यूसर के साथ काम किए, आज का मुझे पता नहीं। आज तो सुनते हैं भाई सेट पे सीन लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्या बोलते हैं, सिचुएशन लिखते हैं। पहले सब लिखा विथ बाइंडिंग जी, एकदम होता ना गवर्नमेंट का मोहर लगा दिया, चेंज नहीं होएगा, ऐसा करके देते थे। तो हम लोग सब प्रिपेयर होके जाते थे। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ, आंखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमी आसमां। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ, आंखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमी आसमां। मस्ती भरा है समा। प्यार से प्यार सजाए चल, मन की प्यास बुझाए चल, प्यार से प्यार सजाए चल, मन की प्यास बुझाए चल, प्यार का राग सुनाए चल, दिल का साज बजाए चल, पंछी भी गाएंगे, सबको सुनाएंगे तेरी मेरी दास्तां। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ,
आंखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमीन आसमां, मस्ती भरा है समा। बालाजी, मैं आप बता रही थी कि आप राज कपूर साहब की बहुत बड़ी फैन थी, उनके साथ में काम करना चाहती थी, और जब आपको मौका मिला तो आप बहुत ज्यादा तनाव में आ गई। तो पिछले एपिसोड में बात पूरी नहीं हो पाई थी, तो आज उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। बताइए फिर क्या हुआ? जब मुझे हकीकत में उनके साथ काम करने का मौका मिला तो डर के मारे बात ही नहीं निकले। राज साहब के साथ कल मुझे फेस करना है, और वो भी राज कपूर, जिसका आर.के. बैनर, इतना बड़ा आर्टिस्ट। सेट पे गई और उसके बाद मैं कोने में बस बैठी हूँ, रट रही हूँ। अब उनका एक्सप्रेशन ज्यादा है, जाके मैं उनको तो दौड़ के जाके फायर करने लगती हूँ। तो मुझे देखा कोने में, मैं तब तो लाइटिंग हो रही है, आर्क लाइट, बेबी लाइट, डिंकी लाइट सब फिट कर रहा है। और ट्रॉली शॉट था, खंबे के पास मुझे भाग के जाना था। रासा पीट करके खंबे में खड़े हैं, मैं जाके बुलाती हूँ, वो टर्न होते हैं, ऐसा कुछ था, कैमरा आता है और कैमरा मेरे बैक पे आता है। देखिए ना मजे की बात। अच्छा, मुझे नहीं मालूम उन दिनों में कैमरा आगे है पीछे है। मुझे राज कपूर के साथ काम करने का चांस मिला है, चाहे वो फेस दिखे या बैक दिखे, जुड़ा दिखे। हाँ भाई, मेरे को डायलॉग रट के अच्छा एक्टिंग करना है, चाहे वो एक्टिंग मेरे बैक से दिखे या फ्रंट से दिखे। आई वॉज सिंसियर विथ माई वर्क, आई वॉज नॉट कॉन्शियस अबाउट कैमरा शोइंग माई फेस और नो। मैं कोने में दुबकी हुई बैठी हुई बाबा के बाजू में। हमारे टाइम में तो स्टूडियो होता था गोदाम की तरह, दरवाजे के पास। राज साहब वहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। राज साहब भी बहुत मस्ती वाले थे, कॉमेडी करते थे। किशोर दा और उनमें कोई फर्क नजर नहीं आया मुझे। किशोर दा जरा उछलते थे, टैप डांस करते थे, ये नहीं करते थे। पर हंसते थे वर्करों के साथ। अरे यार क्या तू चाय पी रहा है? अरे जो कुली जो माल उठाते ना ऊपर लाइट, चल मेरे लिए चाय ला दे। यूज्ड टू शो दैट ही इज वन ऑफ देम, मेंबर ऑफ दैट यूनिट। कुर्सी लेके मैंने कभी नहीं देखा उनकी कुर्सी में राज कपूर लिखा हुआ। बाद में तो मैंने देखा सबको अपना अपना नाम लिख के कुर्सी लेके आते ना। वो तो बेंच होता ना लकड़ी का, उन दिनों में तो कहाँ कुर्सी, वो लकड़ी के होता ना, थोड़े ठेस भी लगा सकते, उसमें बैठ जाते थे। उनका अपना कुर्सी, उसका नाम का राज कपूर डायरेक्टर, एकदम ना 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 जमीन में बैठ जाना। तो मुझे थोड़ा थोड़ा इम्प्रेस करने लगा, मेरा डर हटने लगा। तो मैंने क्या सोचा था, पता नहीं इतने बड़े डायरेक्टर एक्टर क्या शानो शौकत बैंड बाजे के साथ आते होंगे, उनके पीछे कितने लोग होते होंगे। हाँ, कोई उनका गाउन उठाता होगा, कोई उनका बालों को संवारता होगा, होता ना एक बड़े का बड़ा शान ठाट। अरे कुछ भी नहीं, अकेले टक 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 आए, जाके वो फ्लोर पे बैठ गए, चाय मंगाया कुली से, होता ना अपने। अरे यार तू पी रहा है, मुझे दे, लाइट माइंड से। फिर बाद में मैंने देखा ये तो बहुत ही ह्यूमन है, इनसे तो डरना नहीं चाहिए। मुझे डर क्या था, रूबाब का, मुझे कहीं इंसल्ट ना कर दे, तेरे को एक्टिंग नहीं आता। हाँ, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स न दे। बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि ये लड़की थोड़ी डरी हुई है, उनको मेरा स्टेटस का अंदाजा लड़की को है, इसलिए वो डर रही है। क्योंकि वो खुद डायरेक्टर हैं, तो वो आगे वाले का जो दुख दर्द फीलिंग्स समझ जाते हैं। ही वॉज नॉट ओनली एन एक्टर। अरे उनका अंदाज देखिए, पिक्चर क्या परफॉर्मेंस, हो जो भोंपू बजाते हैं ना सांप देखे वो मैं भूलूंगी नहीं उनका एक्टिंग। व्हाट एन एक्टर। हाँ, उन्होंने भाप लिया एज ए डायरेक्टर कि ये आज सीन को डुबोएगी, कि घबराई हुई है। बाद में वहीं से बैठ के ए रसगोल्ला बंगाली, एशो एशो बंगाली में बात करने लगे, एखाने एशो। मैं तो और भी अचंबा मानने लगी। आई नेवर न्यू दैट ही नोज बेंगली सो वेल। आमी बाঙালি, আমি কলকাতার, হ্যাঁ আমার বাবা কলকাতার, পৃথিবী থিয়েটার। আমি জানি তুমি মালাসি না, বলে হ্যাঁ, এসো এসো रिहर्सल कर बंगाली में। और जितने बार मैं डिफॉल्ट करती रही, उतने बार वो मेरे साथ रिहर्सल कर। इतना नहीं कहा कि आई एम टेक आर्टिस्ट। और बाद में लास्ट में जब शॉट अरेंज होके टेक करने जा रहा था, रिहर्सल हुआ, राज साहब ने उसको बुलाया, किसको, डायरेक्टर को, सानू बनर्जी। सानू बोला कि ये क्या यार, सीन पड़ा, सीन का वो था तो क्या पता प्लेट लकड़ी का होता ना पकड़ने वाला क्लिप में। सीन तो लड़की का है, बिकॉज शी इज सेइंग द डायलॉग्स, दिस इज हर सीन, दिस इज नॉट राज कपूर सीन। उनका नाम कुछ क्या था पता नहीं, राम शाम कुछ था पिक्चर में। तो दिस इज सीन पॉइंट ऑफ व्यू लड़की का है, इन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यू आर placing the camera in wrong way. Wow. She should get, you know, importance because she is saying the dialogue and you should take my reactions. Cut करके अलग एक shot में तुम लो उसका expression that you hold. This is her scene. What she is saying. What is her pain in her mind. What is agony. And in between you cut shot of my reaction action. फिर कैमरा चेंज हुआ, देन इट केम ऑन माई फेस एंड देन ही टुक हिज। कौन करता है, बिकॉज ही इज ए डायरेक्टर एंड जेन्युइन डायरेक्टर एंड जेन्युइन एक्टर। नहीं तो सेल्फिश होते हैं सब। तब से मैं उनको मानती हूँ
इज ग्रेट पर्सन, ग्रेट एक्टर। ये जब तक ग्रेट डायरेक्टर नहीं होगा ना, ये सोच नहीं सकता। एक्टर सिर्फ एक्टर होते तो अपना सोचते, बिकॉज ही वॉज अ डायरेक्टर। फिर सुबह होगी उसमें भी आप उनके साथ थे ना? हाँ, कितना मुझे हेल्प किया वो। फिर ना कीजिए गुस्ताख निगाही का गिला, अरे ये गाना जरूर बजाइए। फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। मैं कहाँ तक न निगाहों को पलटने देती, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। इस कदर प्यार से देखो ना हमारी जानिब, दिल अगर और मचल जाए तो मुश्किल होगी। तुम जहाँ मेरी तरफ देख रुक जाओगे, वही मंजिल मेरी तकदीर की मंजिल होगी। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। ये बोल कहाँ मिलेगा, ये लिरिक्स कहाँ मिलेगी आपको? और वहाँ एक सीन था जहाँ मुझे रेप करने की कोशिश करता है ना वो अपना कमल कपूर जी, और वो रोती भागती हुई। अरे वो सीन जब हुआ, राज साहब खुद रोए और मेरे को 1 रुपया दिए, बोले माला क्या सीन किया तूने। और उसमें सारा सहयोग राज साहब का था, उनका साइलेंट रिएक्शन। क्या बोलूं, राज साहब होंगे नहीं ना, ऐसा डायरेक्टर होंगे ना, ऐसा इंसान होंगे ना, ऐसा एक्टर होंगे। जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। माना जी, मनोज साहब के साथ में भी आपने काम किया, और जब वो नए नए आए थे, लेकिन उनके साथ में आपकी हिट फिल्में भी काफी आई। क्या 2-3 पिक्चरें की? जी, हरियाली और रास्ता पहले थी हमारी हरियाली और रास्ता, उसके बाद हिमालय की गोद में है, हिमालय की गोद में, और एक था विजय भट्ट जी की पिक्चर थी जी। अपने हुए पर अमित चक्रवर्ती के भाई अजित चक्रवर्ती जी, अजित चक्रवर्ती थे डायरेक्टर प्रोड्यूसर। अमित चक्रवर्ती जी के भाई जिन्होंने मुझे बम्बई में इंट्रोड्यूस कराए थे, अमित चक्रवर्ती के भाई अजित चक्रवर्ती, अपने हुए पर आए। उसके भी गाने बहुत अच्छे अच्छे थे। तो उनके साथ मेरे 3 पिक्चरें हुई। तो एज एन एक्टर शुरू में जब मैंने उनके साथ काम किया अपना हरियाली और रास्ता, तो शुरू से वो बहुत शर्मीले थे, शाई टाइप ऑफ पर्सन। डायलॉग बोलने भी पीछे पे, मेरी तरफ देख के बोलने भी पीछे पे, बहुत शाई। तो मैं कभी कभी बोलती थी, मनोज जी आप हीरो हैं कि मैं हीरो हूँ, इनडायरेक्टली कि आप हीरोइन मैं हीरो। अरे आप झेप क्यों रहे, काय की शर्म। तो बाद में डायलॉग वालॉग अच्छा बोलते थे, हाँ डायलॉग डिलीवरी उनकी बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं वो बहुत सबड्यूड रहते थे। शॉर्ट हो गया, अपने जाके कोने में बैठ गए, ज़्यादा बातूनी नहीं थे, गपशप करना हा हो करना नहीं। हाँ, और लंबी लंबी टांगे उस सोफे में बैठ जाते थे, होता ना इजी चेयर में रिमूव करके, पता नहीं क्या सोचते रहते थे। मुझे तब से लगता था ये एक्टर है कि डायरेक्टर है कि राइटर है, इतना क्या सोच में डूबा रहता है, बातें नहीं करता है। अरे हमसे न करे, ठीक है भाई, लिहाज कर रहा होगा, उनका शायद इस तरह तहजीब है, उनके घर से यही शिक्षा मिली होगी कि औरतों से दूर रहो। हाँ, कम से कम अपने जो है मेल फ्रेंड्स, उनसे तो कुछ गप शप हाँ हो करना चाहिए, वो भी नहीं। अरे कुछ सोचते रहते थे आकाश। तब मुझे क्या मालूम कि इतने बड़े डायरेक्टर हैं वो, इसलिए वो पहले से ही वो सब नज़ारा आ रहा है, वो सोच रहे हैं सीन के बारे में, स्टोरी के बारे में। तो ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि वन डे ही विल बिकम फ्रॉम एक्टर टू सच ए बिग नामचीन डायरेक्टर। तो मैं कहती हूँ वो एक्टर से डायरेक्टर ज़्यादा थे।
सच्ची बोलती हूँ। झेपते बहुत थे, शर्माते थे, उनमें गाने वाने का बड़ा सूर ज्ञान था और इनको पोइट्री की बड़ी समझ थी। पोइट्री अपना क्या बोलते उसको, कवि। कवि मिजाज के थे। तो कभी कभी वो लिखते भी थे, मुझे बोलते थे मैं लिखता भी हूँ माला, क्या लिखते हैं? मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूँ, मैं कविता लिखता हूँ। उन दिन में कविता मैं नहीं समझती थी, बाद में समझने लगी, पर वो पहले से ही कवि थे। तो मुझे दिल में लगा ये एक्टर से ज्यादा तो ये मुझे लगता है होता ना लिटरल वर्ल्ड के हैं। और मैंने यहाँ तक सुना ये लेखराज भाकरी थे ना डायरेक्टर, उनके भतीजे की भांजे लगते हैं। अच्छा। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, 2 थे। केएल सहगल, मैंने उनकी पिक्चर भी की, नया जमाना, इनके मामू लगते हैं। इनके मनोज जब लाइन में नहीं आता, दिल्ली की पंजाब में थे ना, इनके मामू जान के साथ तो मैं काम कर चुकी थी। नया जमाना, ही गेव मी द ब्रेक एज अ हीरोइन। इसकी भी एक कहानी देखो, बात से बात कैसे आई। मनोज आया तो मामा जी आ गए। मनोज के मामा जी कौन? लेखराज जी। और लेखराज जी ने इनको मनोज जी को पहले ब्रेक दिया था विद मीना जी। कौन सा चांद की क्या पिक्चर थी? चांद कुछ ऐसा ही था। चांद अपना क्या कौन सी स्टूडियो है ना वो दादर में, रंज स्टूडियो में शूटिंग हुआ करती था। बाजू में मेरी शूटिंग हो रही थी। वहाँ मैंने मनोज को पहली बार देखा था, लंबा पतला मीना जी के साथ। और मीना जी नाटी मोटी, हाँ खैर। तो फिर मेरा पाला उनका पड़ा, तो मैंने देखा वो कम बोलते हैं, शर्माते, बहुत शर्मीले और सोच में ही रहते खाली। हरियाली रास्ता हम लोग दार्जिलिंग गए, शूटिंग की। हाँ वहाँ भी मैं देखती हूँ कम बोलते हैं। हाँ और ये ज्यादा डायरेक्टर के साथ ज्यादा रहते थे। एक्टर जो को एक्टर होते ना, जैसे प्राण हुआ, विलेन हुआ, और तो भाई हुआ ना, इनको मैं हमेशा कैमरे के पीछे देखती थी, सच्ची बोलती हूँ। विजय भट्ट जी के पास जाएंगे, परवीन भट्ट के पास। हरियाली और रास्ता में परवीन भट्ट थे असिस्टेंट, पता नहीं कौन सा नामची कैमरामैन थे, उनका असिस्टेंट थे। अभी तो बहुत बड़े परवीन भट्ट तो कैमरामैन हो गए। वो कैमरामैन फर्स्ट बने परवीन भट्ट हिमालय की गोद से। उनके पिताजी विजय भट्ट जी ने उनको चांस दिया। क्या फोटोग्राफी की, आउटडोर देखिए, क्या सीनिक ब्यूटी उन्होंने पिक्चराइज किया। ऊंचे हिमालय के नीचे छुपके चनारों के पीछे सोए रहेंगे मेरे सपने, सोए रहेंगे मेरे सपने, कब तक यूं ही अखियां मीचे मीचे। ऊंचे हिमालय के नीचे छुपके चनारों के पीछे सोए रहेंगे मेरे सपने, सोए रहेंगे मेरे सपने, कब तक यूं ही अखियां मीचे मीचे। तो मैं हमेशा देखूं हरियाली रास्ते में भी, दार्जिलिंग में शॉट होते तो कैमरे में जाकर लेंस देखे, कैमरा से फिडल करे और असिस्टेंट डायरेक्टर से टू क्या पूछे। तो मुझे नहीं मालूम था कि उनको डायरेक्शन की इतना ललक है, शौक है। तो उनका अंदरूनी इंस्टिंक्ट होगा ये, हर एक में क्यों नहीं होता, मुझ में क्यों नहीं हुआ? लेडी डायरेक्टर भी तो हो सकती थी ना। मुझे खाली एक्टिंग का ही शौक था, कैमरे का आगे, कैमरे का पीछे का नहीं। तो उनको कैमरे के आगे से पीछे जाने का भी शौक था, ये मुझे नहीं मालूम था एज ए डायरेक्टर। तो इनकी जो ये सब बातें अभी मुझे याद आती है। उन दिनों मुझे लगता है कैसा एक्टर है, अपना काम में ध्यान नहीं देखे, ये घड़ी घड़ी कैमरे के पीछे जाता है। मेरा शॉट लगा तो वो कैमरे के थ्रू देख रहा है। मेरा शॉट लगता था ना, वो कैमरे का कभी को मुझे लगता था ये बहुत बदमाश है, ये कैमरे के थ्रू मुझे देख रहा है, ऐसे तो दिखता नहीं, सामने से तो सीधा देखने को उसको हिम्मत नहीं हो रही, शर्मा रहा है, ये बदमाश है, ये जरूर कैमरे के थ्रू से मुझे देख रहा है। तो तब मुझे ये ख्याल नहीं आता कि इनको आज इतना बड़ा डायरेक्टर उनको बनने जाना है। ये जो लक्षण है साइंस, ये शुरू से मुझे दिखा उनके अंदर। उसके बाद क्या हुआ, तब भी वो डायरेक्टर नहीं बने थे, पर उनको इंटरेस्ट थी लिखने में। ये मुझे लेखराज जी ने एक दिन बोला, ये मेरा भांजा है ना, चांद का आधा डायलॉग इसने लिखा है, मनोज ने लिखा है, इज अ राइटर ऑल्सो। इनमें इतनी टैलेंट थी जो कि वो दिखाते नहीं थे, वो बुद्धू जैसा रहते थे, एज ही डजंट नो एनीथिंग, ही यूज्ड टू लुक एज वो होता ना हबलू गबलू, सीधा सादा भोला बेचारा गांव का ऐसा लगता था। पर उनमें बहुत टैलेंट था, पर उनका एक्टिंग से भी ज्यादा मैंने देखा कैमरे के पीछे का काम। तो नहीं तो क्यों देखे, जरूर पूछते होंगे ये लेंस क्या है, ये क्लोज है, जूम है, क्या है, जो उन्होंने सीखना शुरू किया थ्रू हिज ओन मूवी। देखो जिसको जहाँ इंटरेस्ट होता है वो चमक जाता है, ये इंटरेस्ट की बात है, ये उन्होंने करके दिखाया। तो वो लेखराज जी भी मुझे बेटी की तरह मानते थे, उनके बाद 2-3 पिक्चर किए, फैशन किया, नया जमाना किया। फैशन में उन्होंने मुझे ऐसा रोल दिया, यंग टू ओल्ड, मैं जबीन की माँ बनी, तब मैं 20 साल की थी, 20-21 साल की बुड्ढी से लेके मदर इंडिया जैसी जबीन जली थी ना, जबीन उनकी माँ, प्रदीप कुमार मेरा हीरो, डेजी रानी छोटी सी बच्ची मेरा भाई। तो लेखराज जी ने बोले बहुत टैलेंटेड लड़का है। मैंने सोचा अपना खून होगा ना,
बहन का बेटा है तो बहुत टैलेंटेड है, डायलॉग लिखता है, मुझे ऐसा लगा फेंक रहा है। पर था सच्ची बात है, तो आज दिख रहा ना। एक बार क्या हुआ, वो इतने सीधे और क्या बोलूं, नहीं तो कोई तो शेख ही करता है ना, मैं भाई राइटर भी हूँ, अगर उसमें कुछ कमी भी है तो कभी शो नहीं करेगा। एक बार अपने हुए पर आए की शूटिंग हो रही थी, राजकमल स्टूडियो में सेट लगा था। अजीत चक्रवर्ती, अमित चक्रवर्ती के भाई, अमित जी तो गुजर गए थे, तो वो सेट वेट अरेंज कर रहे थे, शॉर्ट वॉट अरेंज कर रहे थे, इधर ही कुछ सोफा रखो, उधर पर पर्दा रखो। तो इधर क्या हुआ, मनोज बड़ा बेचैन, मैं बैठी हूँ पियानो के पास, सीन था पियानो के पास, पियानो लगा हुआ है, सोफा है, ये है वो है, डेकोरेटिव रूम, हॉल रूम। तो मैं देखती हूँ मनोज बड़ा कसमकस में है, वो पॉकेट में हाथ डाल के ना, ही वॉज डूइंग लेफ्ट राइट, वॉकिंग अप एंड डाउन। तो मैंने बोला भाई मनोज जी क्या बात है, हम हमेशा एक दूसरे को कभी नाम से नहीं पुकारते थे, एक राजेंद्र छोड़ के, वो मेरे को बॉयफ्रेंड समझती थी, लड़का। तो मनोज जी क्या बात है, आप इतना परेशान, चहलकदमी क्यों कर रहे हैं सेट पे, आप डायलॉग याद कर रहे हैं। अरे माला जी मैं क्या बोलूं, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या, किस बात से? मैं हाथ का हर डायलॉग बोलती हूँ। कसम से मुझे यही बोला, आई एम वेरी वरीड अबाउट माई हैंड, कॉन्शियस अबाउट माई हैंड, वेयर टू कीप माई हैंड व्हाइल स्पीकिंग द डायलॉग्स। तो मैंने कहा अरे क्या घबराने की बात है, इजी बात है, पॉकेट के अंदर डाल दो। आप पटलून पहने हो तो पटलून के पॉकेट, कोट पहने तो कोट के पॉकेट। मैंने बोला दादा मुनि देखो, जब हाथ लेके परेशान होते हैं ना, वो सिगरेट जलाते हैं। He used to be very much conscious about his hand. मुझे ये चोपड़ा साहब ने बोला, बोले यू नो माला, आई वांट सीक्रेट ऑफ दादा मुनि। मैंने क्या, वो तो मेरे को बहुत प्यार करते हैं ना, दादा मुनि का एक सीक्रेट, ही इज ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड, वेयर टू कीप, व्हाइल सेइंग द डायलॉग डिलीवरी के वक्त मैं हाथ का क्या करूं। चोपड़ा साहब के साथ दादा मुनि का, अशोक कुमार जी का आज का रिश्ता नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने, वो एक ही रास्ता, अफसाना, पता नहीं क्या क्या पिक्चर, कारदार मियां की पिक्चर थी ना, अफसाना, सब एक ही रास्ता। तब से उनका घरेलू रिश्ता, बलदेव बोल के बुलाते थे, नाम से पुकारते थे एक दूसरे का, दे वर फ्रेंड, गुड फ्रेंड। तो मुझे वही ख्याल आया, चोपड़ा साहब ने दादा मुनि के बारे में तो सिगरेट बोला था, अब मैं इसको क्या आइडिया दूं, मैंने तो पॉकेट में डाला। तब उसे वही किया, डाला बोलते पॉकेट में हाथ डाला।
उसके बाद देखिए जब उनकी पिक्चर मैंने देखी, कौन सी, पूरा पश्चिम, अरे मैं तो फिदा हो गई। मैंने बोला ये एक्टर से ज्यादा डायरेक्टर, वो कैमरे के पीछे ऐसे ही हो जाता था। वेरी टैलेंटेड, ही हैड प्रूव। हमको एक अच्छा डायरेक्टर मिला इंडस्ट्री को। तो माला जी, आप अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हैं कि ऐसे बेहतरीन लोगों के साथ में, अच्छे लोगों में काम। आज भी जब मनोज जी मेरे को जब मूड में हो तो फोन करते हैं, हिमालय की गोद में याद दिलाते हैं, हरियाली और रास्ता। हाँ, वी आर गुड फ्रेंड्स। अच्छा, आप जब अपनी पुरानी फिल्में देखती कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मैं बोलती मैं इतनी खूबसूरत थी, मैं इतना अच्छा काम करती थी। नहीं, ये मैंने नहीं किया होगा। अभी तो मुझे सपना जैसे लगता है। मैं बोलता अभी यही सीन दे तो मैं कर पाऊंगी क्या? माला जी, जो आपके साथ की जो समकालीन अभिनेत्रियां नहीं, उनमें कौन सबसे आपके करीब है? प्रोफेशनली नहीं, दिल से। एक बात कहूँ, मैं बहुत करीब किसी के भी नहीं हो सकी, सच्ची बात बोलती हूँ। मैं चाहती सबको हूँ, सबको, एवरीवन इज माय फ्रेंड। वहीदा इज माय वेरी गुड फ्रेंड, शी इज माय वेल विशर, मेरे अच्छा चाहने वालों में से है। नंदा, हमने उसके साथ तो धुल का फूल किया है और एक पिक्चर की थी परिचय बोल के। हाँ, दिस इज वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। देयर और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। शकीला अभी भी पार्टी में मिली थी, पर हमारा अक्सर मिलना नहीं होता था क्योंकि वो अपने बिजी। अभी देखो, अगर हम मिलना चाहे एक साथ, हो सकता है कि मैं जिस दिन पार्टी रख रही हूँ या पिकनिक रख रही हूँ, शी मस्ट बी डूइंग शूटिंग फॉर समवन। वहीदा कभी मद्रास, कभी इधर। नंदा भी उन दिनों में काफी बिजी हुआ करती थी। चांद उस्मानी हमारा ग्रुप था, शकीला। तो हम लोग चाहते हुए भी मैं नहीं जा पाई। उन लोग मिलते हैं, आज भी मिलते हैं, मैंने सुना है कभी कभार। और मेरी शादी उनसे पहले हो गई तो फिर मैं बंद गई। वो लोग तो बहुत लेट से शादी किए ना, नंदा ने तो किया ही नहीं। शकीला ने किया, फिर भी अपने आप को फ्री रखा। मेरा पता नहीं क्या हुआ, मैं नहीं घुल मिल सकी, ऐसा हो गया। पर प्यार आज भी उतना ही है जितना पहले। जब उनकी बातें मैं करती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, उनकी शक्ल मेरे सामने घूमने लगती है। ऐसा लगता है अरे नंदा, अरे वहीदा, अरे मेरे फ्रेंड्स। हाँ, शकीला उस दिन मिली थी, अरे यार तू क्या आती नहीं, मुझे बोल रही थी। बापी शादी थी, मुनीर खान की साहब की बेटे की शादी थी। शकीला भी थी। क्या माला, तू क्या निकलती नहीं, ईद का चांद हो गया। मैं तो नहीं, तू हो गई है। पर मैं इतना फोन करती, तू उठाती नहीं। मैंने कहा अरे भाई झूठ मत बोल, कहाँ फोन करती है, फोन बजे तो बजने से तो मैं उठाती हूँ। हालांकि मैंने भी झूठ कहा, क्योंकि कभी कभी घंटी बजती है, मैं ऊपर होती हूँ, फिर नौकर तो ऐसे है, मेम साहब नहीं है बोल देते हैं। तो वो मुझे एलिगेशन किए जा रही, तो मैं कैसे उसका एक्सेप्ट करूँ? मैंने तूने नहीं किया, गलत बोल रही है। तो बाद में मैंने कहा अब मैं तुझे करूंगी। तो हम इस तरह मिलते, जब मिलते हैं तो ऐसा मिलते हैं जैसे हम इतने जिगरी दोस्त हैं कि हम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। पर समय, फुर्सत, बम्बई की बिजी लाइफ, वी कांट मेक इट। बट हमारे अंदर एक दूसरे के लिए भावना, सद्भावना, प्रेम, प्यार उतना ही है जो पहले था। यही सद्भावना, यही प्रेम आपके लिए पूरे भारत का है, उन श्रोताओं का है जो आपके दर्शक भी हैं। तो हम अपनी ओर से, अपने तमाम चाहने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माला जी, हमें समय दिया और यादों की जो माला पिरोई आपने, जो मोती पिरोए ना। देखिए मेरा नाम माला है, सुन के खुशी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, हमसे इतने क्वेश्चन किए, आप लोगों से मुलाकात हुई, थैंक यू सो मच। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा।
परछाइयाँ हर तरफ बजने लगी, सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री माला सिन्हा से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित ये थी इस कार्यक्रम की तीसरी और अंतिम कड़ी। तकनीकी सहयोगी थे सुभाष भावसार। कार्यक्रम को संयोजित किया कल्पना शेट्टी ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। उजाले उनकी यादों की।